नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस अंक में। पिक्चर अभी बाकी है मोदी जी। जी हाँ, कहते हैं यहाँ राजनीति के अंदर कोई फाइनल फ्रंटियर नहीं होता है। ना तो कोई फाइनल जीत है, ना कोई फाइनल हार है। एक जंग है जो सतत चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। कभी कोई आता है, कोई साथ छोड़ जाता है, कभी कोई जुड़ जाता है। हमारे बहुत सारे राजनीतिज्ञ अक्सर कहा करते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं है। तो कहीं न कहीं ये कहानी अगर पहले सत्य थी तो आज भी सत्य है। पर हाँ, इंडिया गठबंधन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी-सी निर्बलता तो आई है। लेकिन मैं ये समझ के चलता हूँ कि अच्छा हुआ विभीषण पहले से आइडेंटिफ़ाई हो गए, खलनायक पहले से आइडेंटिफ़ाई हो गए। तो बाद में धोखा दें इससे पहले वो पहले धोखा दे के चले जाएँ और जनता भी उनको देख रही है। तो निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिए की और तूफान की। लेकिन यहाँ पर एक सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, वो है भारत की जनता कि वो क्या चाहती है। इस पूरे वाहन के अंदर अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई व्हील है, तो भारतीय जनता का है कि वो इस सारे परिदृश्य को किस रूप से देखती है और वो क्या चाहती है। मैं इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज आमंत्रित करूँगा विवेक देशपांडे जी, आलोक भदौरिया जी और डॉक्टर अनिल जैन जी। आप सबका स्वागत है और जय हिंद। सबसे पहले विवेक जी आपके पास ही आता हूँ। आप अपनी टिप्पणी इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर रखिए कि अल्टीमेटली पिक्चर कभी खत्म नहीं होती, पिक्चर चलती रहती है और आपका फ़िल्मों से भी नाता है और आप गीत-संगीत के अच्छे ज्ञाता हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं आप, ये मुझे भी पता है। तो क्या कहते हैं कि पिक्चर खत्म नहीं हुई है, ना कभी खत्म होगी। बस ये है कि बीच के स्टेशन आते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जी। जी, आपने गाने का मेंशन किया तो मैं कहूँगा कि देयर इज़ नो स्वान सॉन्ग इन पॉलिटिक्स एट लीस्ट फॉर प्लेयर्स हू हैव बीन अराउंड फॉर मेनी इयर्स। तो कांग्रेस के लिए मैं समझता हूँ कि कोई कांग्रेस जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के ऑबिचुअरी लिखने की कोशिश करते हैं, वो मतलब मैं कोई कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूँ, मैं पहले स्पष्ट कर दूँ। मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर भी नहीं हूँ, लेकिन जो प्राप्त परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये हमारा सबका अभी लगभग कर्तव्य सा ही बन गया है कि हम कांग्रेस के पीछे खड़े रहें। हालाँकि कांग्रेस में लाख दोष है, लेकिन क्या है कि जो ग्रेटर इविल है, वो इतना ग्रेटर है, वो इतना बड़ा है कि उसको इस देश की सीमा से हद पार करने की भी ज़रूरत अगर आन पड़े तो वो करना चाहिए। इस तरह का माहौल है, मतलब वो पूरे देश का ताना-बाना, जो सामाजिक ताना-बाना, आर्थिक तो जाने दीजिए, आर्थिक प्रगति वैसे भी कोई भी कर सकता है। लेकिन मैं तो ये भी मानता हूँ कि जब तक राजनीतिक स्थिति किसी देश की शांततामय ना हो, अच्छी ना हो, तब तक आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं होती और आर्थिक प्रगति भी नहीं होती। ये हमने पिछले 10 साल में देखा भी है। तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है, मैंने आज ही लिखा कहीं कि जो इंग्लैंड और भारत के बीच में मैच हुआ, जो इंग्लैंड ने जीता, जी, वो जी। हमारी ही पिच पर हमारी ही एक्सपर्टाइज़ को नेस्तनाबूद करते हुए, हमारी ही ऑडियंस के सामने हैदराबाद में इंग्लैंड ने भारत को हराया। भारत को लीड होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा टेम्पलेट है कांग्रेस और अपोजिशन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, कि वो कम से कम पहले ये इस बात में बिलीव करे, इस बात में विश्वास करे कि जीता जा सकता है। लेकिन आज वातावरण ऐसा है कि ज़्यादातर लोग ज़्यादातर कॉलमनिस्ट, सारे पत्रकार, एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, सारे जो है वो ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी की 2024 की जो जीत है वो एक फोरगॉन कंक्लूजन है। वो मतलब उसको अभी कोई रोक नहीं सकता। इस तरह की सोच लेके, अगर आप इस तरह की सोच लेके मैदान में उतरते हैं, तो मुझे लगता है कि आप नहीं जीत सकते। आपको इस
बात पे विश्वास करना होगा कि आप जीत सकते हैं, इस बात में आपका विश्वास होना चाहिए कि आप जीत सकते हैं। जब आप ये सोच के मैदान में उतरेंगे तभी आपकी जीतने की कोई पॉसिबिलिटी है या फिर आपके एक क्रिटिकल लेवल के सक्सेस की पॉसिबिलिटी उस समय बनती है। मैं इलेक्शन में सक्सेस यानी इलेक्शन जीतना ऐसा मैं नहीं मानता। एक क्रिटिकल लेवल आपने इलेक्शन में हासिल करना ज़रूरी है, जहाँ पर आपका दबदबा एक अपोज़िशन के तौर पर है। आज कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी है, 52 सीटें जो भी है, इतनी बड़ी पार्टी को कांग्रेस का दबदबा नहीं है। हालाँकि वोट परसेंटेज में कांग्रेस अभी भी ठीक है, लेकिन आप जब तक 100, सवा 100, 150 सीटों तक नहीं पहुँच जाते, तब तक आपका दबदबा नहीं रहेगा। और एक तरफ़ा पूरा मैच ये रहेगा, तो एक तरफ़ा मैच ना हो, ये भी एक इलेक्शन में मुझे लगता है कि सक्सेस के तौर पे देखा जाना चाहिए। भले ही बीजेपी जीत जाए, लेकिन इतना एक तरफ़ा ना जीते कि 400 के पार हो जाए और बाकी सबको मिलकर 150 मिले। तो ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं हो ये इंश्योर किया भी जा सकता है। अब जहाँ तक जो कुछ भी ग्राउंड लेवल पर हो रहा है उसका सवाल है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र ये ऐसे स्टेट्स थे जहाँ से बहुत इंडिया अलायंस को उम्मीद थी। अब उम्मीद काफ़ी कमज़ोर हो गई है, बिहार का जहाँ तक सवाल है। लेकिन मैं बिहार के बारे में अभी भी बहुत मुझे शंका है कि बिहार में जिस तरह एनडीए का अलायंस फिर से सत्ता पे काबिज़ हुआ है, क्या लोकसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार को इसमें से कुछ हासिल होगा? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखेगी कि नीतीश कुमार को वन्स एंड फॉर ऑल नीतीश कुमार की जो ताकत है उसको पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। मतलब जो 2000 इसके इसके पहले वाला जो एक असेंबली इलेक्शन हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ में अलायंस गवर्नमेंट बनाई थी। उसमें उनका आरोप ही ये था कि बीजेपी ने उनको कमज़ोर किया है। तो उस समय जो सिलसिला बीजेपी ने शुरू किया था, उस अभी कोई कारण नहीं कि बीजेपी अभी फिर से एक बार नीतीश कुमार को पनपने दे और जो 45 सीटें उनकी है, तो 45 की बढ़कर 70 हो जाए, 80 हो जाए। वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे मतलब वो इलेक्शन तो अभी दूर है असेंबली इलेक्शन लेकिन इवन जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें 16 सीटें थी। नीतीश कुमार के पास और बीजेपी के पास 17 थी। तो मुझे कोई हो सकता है कि लोकसभा में थोड़ा-सा नीतीश कुमार को लीवे मिल जाए ताकि असेंबली इलेक्शन तक नीतीश कुमार को अपने साथ रखने में बीजेपी कामयाब हो जाए और असेंबली इलेक्शन में फिर नीतीश कुमार को उस समय वो परमानेंटली नीतीश कुमार की ताकत को जो है उसको खत्म कर दे। एक ऐसा प्लान भी बीजेपी कर सकता है। मुझे तो दूसरी भी आशंका है कि कहीं वन नेशन वन इलेक्शन अब की बार ही अनाउंस ना हो जाए। क्योंकि जनवरी 5 को सरकार ने इलेक्शन कमीशन को ये पूछा था कि आपकी लॉजिस्टिक्स क्या तैयारी है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर किया जाए। तो ये 2029 के लिए तो नहीं कहा गया था, 2024 के लिए ही पूछा होगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस बात की भी तैयारी एक पॉसिबिलिटी है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन अब की बार ही कर दे। ऐसा अगर होता है तो असेंबली इलेक्शन भी साथ हो जाएगा। असेंबली इलेक्शन साथ हो जाए तो इसी में नीतीश कुमार को निपटा देंगे क्योंकि उनकी उनकी पॉलिसी ही रही है। वो अपने अलायंस पार्टनर्स को ख़त्म करने का ही उनका पॉलिसी रहा है। अगर उनका हिंदुत्ववादी अलायंस पार्टनर शिवसेना को वो ख़त्म करने की उन्होंने पूरी कोशिश की महाराष्ट्र में, तो जेडीयू तो उनका कोई आइडियोलॉजिकल पार्टनर तो है नहीं। वो तो हिंदुत्ववादी पार्टी तो है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये खेल जो है नीतीश कुमार का, उनके लिए उन पर ही भारी पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और जहाँ तक इंडिया अलायंस का सवाल है ममता बनर्जी ने ये कहा है कि इलेक्शन के बाद अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो ममता बनर्जी ने अभी इंडिया अलायंस का साथ नहीं छोड़ा है। हालाँकि बंगाल के अंदर सीट एडजस्टमेंट में वो अपनी बात पर कायम है, वो ठीक है। वैसे भी कांग्रेस को वहाँ 2 से ज़्यादा सीटें पिछली बार नहीं मिली थी, अब की बार हो सकता है 4-5 मिल जाती अगर उस पे पानी फेर दे कांग्रेस अगर उस पे ज़्यादा स्ट्रेस ना करे,
तो वहाँ पर बात बन सकती है। कम से कम कांग्रेस ने इलेक्शन के बाद वाले अलायंस की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कोई बात ना हो कि इलेक्शन के बाद मतलब रिश्ता इतना खराब हो जाए कि इलेक्शन के बाद भी फिर इकट्ठा आना मुश्किल हो जाए। तो वो एक दूर की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने किसी भी अलायंस पार्टनर को हर्ट नहीं करना चाहिए। जी। तो इस तरह से और महाराष्ट्र में भी ताकत कम हुई है अलायंस की, एमवी अलायंस की, ये भी सही है। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस की ताकत तो कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन और अच्छा, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बीजेपी के पक्ष में जाने वाली बात है। आप कुछ भी कहिए, उसका माहौल उन्होंने बनाया और उसका फ़ायदा उनको होगा। और ये भी हो सकता है कि जो हिंदू कल तक उनके साथ नहीं जा रहा था, वो राम मंदिर के इस कैंपेन के चलते थोड़ा बहुत उनसे जुड़ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। चित्र बहुत पॉज़िटिव नहीं है, लेकिन लड़ना तो होगा और पूरी तैयारी के साथ लड़ना होगा और बिलीफ के साथ लड़ना होगा कि जीत सकते हैं या फिर एक क्रिटिकल लेवल अचीव कर सकते हैं, तभी जाकर कुछ होगा। अगर लॉस्ट बैटल मानकर ही इस मुकाबले में अपोज़िशन उतरता है, तो बिल्कुल ही सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एक जी। डिटर्मिनेशन और विल पावर ये होना चाहिए, बस उसके भरोसे पे आप जितना कमा सकते हो उतना कमा लीजिए। जी।